हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। गाइज आज हम लोग लेके आ रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, इसके सारे न्यूमेरिकल्स PYQ आई मीन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो भी सॉल्व प्लीज, प्लस लॉग से सॉल्व किए हुए सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे सॉलिड स्टेट के, ये देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। राइट, गोल्ड जनरली एक दो तीन फॉर्मूले से सॉलिड स्टेट के। राइट नो, पहला तो है दैट इज रो इज इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन। इससे रिलेटेड एक आया है, एक कब क्वेश्चन आया है, ये आया है मार्च 2022 में। ओके देखो क्या एग्जैक्टली दिया है, वो पहले रीड कर लेते हैं। सी, गोल्ड क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, जहां पे मोलार मास ऑफ गोल्ड इज गिवन। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे गिवन थिंग्स है। गिवन थिंग्स क्या क्या है, तो एन इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफसीसी है। एफसीसी है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं एफसीसी में, 4। तो ये एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये हो गया। एज लेंथ ए दैट इज ए 4.08 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर इनके सेंटीमीटर में नहीं रहता तो क्या करते हम लोग, इंटू 10⁻10 कर लेते इन सेंटीमीटर, बट इट इज गिवन डायरेक्टली। एम 197 ग्राम पर मोल है, एन ए 6.022 इंटू 10⁻23, और रो है जो हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी। फॉर्मूला लिखो पहले, रो इज इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। बच्चों ऐसे ये जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे आपको यहाँ पे आधा मार्क मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आधा मार्क रहता है, 2 मार्क का ये प्रॉब्लम है। राइट ओके, चलो अब आपको एम की वैल्यू लिखनी है, दैट इज 197 इंटू एन दैट इज 4.08 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8 रेस टू पावर 3 दैट इज ए क्यूब, यानी एज लेंथ की वैल्यू डाल दी है। और यहाँ पे है एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। आपने जैसे ही वैल्यू प्लेस कर दी दोस्तों, यहाँ पे आपको और आधा मार्क मिल जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉब्लम सॉल्व भी ना करे उससे पहले ही आपको तो 50% ऑफ द मार्क्स मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने करेक्ट फॉर्मूला लिखा है, करेक्ट वैल्यू प्लेस कर ली है, फिर फाइनल कैलकुलेशन विथ यूनिट आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। 2 मार्क का ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ओके, कैलकुलेशन कर लो तो फिर 197 इंटू 400 मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, ये 4.08 इंटू 10⁻³ का क्यूब, तो 4.08 का क्यूब ले लिया, -8 इंटू 3 दैट इज -24 ले लिया, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये है -24 है, ये +24 है, सॉरी +23 है, तो इसको फिर सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1, ऊपर चला गया तो +1, तो फिर 197 इंटू 40, ये 40 कहाँ से आ गया, 4 इंटू 10 कर लिया मैंने। राइट ओके, तो ये 40 आ गया, डिवाइड बाई 4.03 का क्यूब इंटू 6.03। अब बच्चों यहाँ पे लॉग से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जहां पे लॉग ऑफ 197 प्लस लॉग ऑफ 40, ओके प्लस होगा मल्टीप्लीकेशन है तो, और माइनस डिवीजन है तो माइनस 3 लॉग ऑफ 4.08। ये क्यों लिखा है 3 लॉग ऑफ 4.08? 3 क्यों लिखा है, वाई? बिकॉज 4.08 का क्यूब है, इसकी वजह से 3 ले लिया है, प्लस लॉग ऑफ 6.022। ठीक है, लॉग वैल्यू दे ली तो 2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2। 197 का 197.2 है, 197.0, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आएगा 2। 2.19 का 7 में लॉग देख लो दोस्तों, तो वो आ जाता है 294745, प्लस लॉग ऑफ 40, तो ये आ जाएगा 1, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 1, क्योंकि 40.0 यानी 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस कर लो तो 1, देन 40 का 0 में देख लो तो 6021। राइट, 3 इंटू लॉग ऑफ 4.08, तो क्या किया हमने, 40 का 8 में लॉग देखना जरूर है, बट पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू तो 4 पॉइंट है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है यहाँ पे। राइट, तो इसीलिए 1 - 1 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 0.40 का 8 में लॉग 6107, प्लस अगेन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 0, 60 का 22 दैट इज 7797। फिर ये दोनों एडिशन कर लिया, 3.8966 माइनस इन दोनों, पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये एडिशन होगी तो फिर कितना आ गया 2.6117। 3.8966 में से ये 2.6118 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, आ गया वैल्यू 1.2848। अब यहाँ पे इसको एंटीलॉग देखना है, किसका एंटीलॉग देखना है, सिर्फ इतना 0.2848 का एंटीलॉग देखना है, यानी 0.28 का 4 एंड 8 में तो आता है 1927, ये 4 डिजिट का वैल्यू आ जाएगा। हमें यहाँ पे कहीं पे पॉइंट देना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये 1 है, तो 1 जो भी वैल्यू होगी उसमें एक और ऐड करना होता है जब हम लोग एंटीलॉग
की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो 1 + 1 2 यानी 2 आ गया तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंटी लॉग तो आ गया था 28 का 4 एंड 8 में 1927, बट पॉइंट देंगे 1 2 यानी 2 19 के बाद 2 डिजिट के बाद, तो 19.27 ग्राम पर cm3। ये जैसे ही फाइनल आंसर विद यूनिट आपको मिल जाएगा दोस्तों एक और मार्क। तो ये देखो ये पूरा सॉल्व किया हुआ, ये आपको नोट्स भी शेयर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो पहले तो गिवन थिंग्स करेक्टली लिखो, ओके। गिवन का मार्क्स नहीं होता, जनरली बहुत बार बोलते हैं हम लोग कि गिवन का मार्क्स होता है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, गिवन के मार्क्स नहीं होते, राइट। बट आपको करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू प्लेस करनी है, वहां पे आपको आधे सम के आधे मार्क्स तो वहीं पे मिल जाते हैं, एंड देन फिर उसको कैलकुलेशन कर लो विद द करेक्ट यूनिट, यू विल बी गेटिंग द रेस्ट ऑफ द मार्क्स, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फॉर्मूला आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो सॉलिड स्टेट से दोस्तों आता है, इस फॉर्मूले से 100% आएगा ही, राइट। तो ये करना है। और जो ऑल्टरनेटिव है, जो क्या है, एक और है, दैट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एक्स ग्राम और नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन द एक्स ग्राम ऑफ मेटल। तो ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये एक और प्रॉब्लम है बच्चों। देखो यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, ये देख लो, नंबर ऑफ एटम्स एंड यूनिट सेल present in 0.5 gram of a niobium if it forms body centered cubic structure, okay, it forms body centered यानी BCC, right। the density of the niobium 8.55 ग्राम पर cm क्यूब दे दी है, and the edge length is given, that is 330.6, edge length भी दे दिया है। edge length यानी क्या दोस्तों, that is A, right, okay। अब यहाँ पे given things x 0.5 जाएगा, मास हो जाएगा वो, रो इज इक्वल टू 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब। यहाँ पे एज लेंथ कितनी है दोस्तों, 330.6 पिकोमीटर। अब देखो ये पिकोमीटर है एज लेंथ, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए क्या किया मैंने, जो भी ये वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू है, ये वट एवर द वैल्यू इज दैट नो, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने इंटू 10⁻⁻10 कर दिया, उसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 10⁻⁻10, तो 330.6 इंटू 10⁻⁻10, और अब यूनिट आ गया दोस्तों क्या, सेंटीमीटर। अब यूनिट क्या आ गया, सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ये, ओके। तो ये जो पिकोमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। कुछ पॉइंट यहां वहां कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, जो भी वैल्यू है इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। प्रीवियस सम में ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि प्रीवियस सम में ऑलरेडी ये जो एज लेंथ है उसका यूनिट सेंटीमीटर में ही था, तो सेंटीमीटर में रखना है एज लेंथ का यूनिट, ये ध्यान में रखना दोस्तों, ओके। चलो अब फॉर्मूला प्लेस करो, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एक्स इंटू एन अपॉन ए क्यूब, रो इंटू ए क्यूब। एन ये क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ एटम्स, कौन से टाइप का यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल। तो यानी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी 2, अंडरस्टूड। एफसीसी होगा तो एन की वैल्यू 4, राइट, ओके। अब एक्स की वैल्यू 0.1 इंटू 2 डिवाइड बाई 8.55 इंटू 330.6 इंटू 10⁻10 का होल क्यूब, राइट। फिर 1 ये 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, एंड देन बच्चों 8.55 इंटू 330.6 का क्यूब -10, ये देखो ये -10 इंटू 3 यानी -30 हो जाता है, ये ऊपर गया तो फिर वो +30 होगा, तो इसलिए मैंने इंटू 10⁻10 करके इसको साइड में रख दी, अंडरस्टूड। एंड देन इसको कैरी करता जाऊंगा। फिर ये जो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से लॉग वैल्यू दी जाती है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे बता दिया, उसी तरह से यहाँ पे भी लॉग लिया, एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ लॉग ओनली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। तो लॉग ऑफ 140.000 माइनस लॉग ऑफ 8.55 प्लस 3 इंटू, बिकॉज क्या है 330.6 का क्यूब है, इसीलिए 3 लॉग ऑफ 330.6 इंटू 10⁻30, तो कैरी करते रहेंगे हम लोग। लॉग वैल्यू देख लेंगे, फाइनली कैलकुलेशन हो गया तो यू विल गेट द आंसर। देखो नंबर ऑफ एटम्स 3.327 इंटू 10⁻21 एटम्स, अंडरस्टूड। तो गाइस इस तरह से सॉल्व करते हो, ये पूरा लॉग से सॉल्व किया हुआ है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो सेम वे अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स और दूसरे क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे सी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड द यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स तो हो गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल के लिए फॉर्मूला ये है x अपॉन रो ए क्यूब, ठीक है, x अपॉन रो ए क्यूब। तो x की वैल्यू 0.5, रो 8.55, a दैट इज एच लेंथ 330.6 इंटू 10⁻10 का क्यूब, राइट। अगेन हैव टू सॉल्व विद द लॉग, ये लॉग की सारी वैल्यूज है, एंड फाइनली आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है, दैट इज 1.618 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल्स। तो देखो दोस्तों ये लॉग से सॉल्व किया हुआ आपको बोर्ड एग्जाम में भी लॉग बुक मिल जाएगा, आपके एग्जाम हॉल में लॉग बुक मिल जाएगा, राइट। ये इसको आप प्रैक्टिस कर लो, ये फॉर्मूले से प्रॉब्लम जरूर आते हैं, ये ध्यान में रखना। एक और टाइप का प्रॉब्लम जो आता है, जो कि इसमें जनरली रहता है, दैट इज
द नंबर ऑफ वॉइड फाइंड करना, ठीक है, नंबर ऑफ वॉइड फाइंड करना। देख लो तो ये वाला जो है अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक दैट इज HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, HCP है, what is the number of octahedral void and tetrahedral void, okay, and then the total number of a void in 0.4 mole of it। ये सितंबर 2021 में क्वेश्चन आया था, एक्चुअली ये भी सॉल्व सम है, ओके। तो नंबर ऑफ वॉइड किसके लिए, HCP के लिए, HCP यानी FCC, राइट, हेक्सा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। नंबर ऑफ एटम इन 0.4 मोल क्या है उसका वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na यानी अवोगाड्रोस कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स 4.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻²⁵, सिंपल सा कैलकुलेशन है, फाइनल आंसर आ जाता है दैट इज 2.4088 इंटू 10⁻23, राइट। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी क्या बच्चों, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 2.4088 इंटू 10⁻23, तो वही आंसर आ जाता है दैट इज 2.4088 इंटू 10⁻23 दोस्तों। एंड लास्ट द सेकंड वन एक्चुअली द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इंटू वट एवर नंबर ऑफ एटम्स है इंटू 2 करना है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी इवन टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए भी आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स में से नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं, राइट, बाय कैलकुलेटिंग विद द एवोगाड्रोस कांस्टेंट। सो 2 into number of atoms, this is the formula, तो 2 into number of atoms 2.4088 into 10⁻23, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाता है यहाँ पे 4.8176 into 10⁻23। एंड लास्टली टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू क्या है 2.4088 into 10⁻23 एंड ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की कितनी है 4.8176 into 10⁻23, ऐड कर लो तो आपको टोटल नंबर ऑफ वॉइड मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा पहले उसको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, वही हो गई, वही वैल्यू है, बट ये आपको शो करना हो पड़ेगा, यू नीड टू शो दैट कैलकुलेशन, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 into नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड भी मिल जाएगा, एंड देन टोटल वॉइड होगा तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की जस्ट वैल्यू ऐड ऑन करनी है, अंडरस्टूड दोस्तों। चलो तो ये 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, देखो एक तो ये है दैट इज रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, कभी कभार चलो रो के प्लेस पे आपको एन भी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू एम इंटू एन ए अपॉन ए क्यूब, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। समटाइम्स एच लेंथ पूछ लेता है फाइंड आउट करने के लिए, तो इस तरह से अरेंज करके आपको एच लेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और एन पूछा तो उसका टाइप ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल भी पूछता है, मतलब एन इज इक्वल टू 1 आएगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एन इज इक्वल टू 2 आ गया तो बीसीसी, एन इज इक्वल टू 4 आ गया तो एफसीसी दोस्तों, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड देन ये एक एडिशनल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एक्स ग्राम, number of unit cell present in x gram, and then total number of octahedral and tetrahedral void, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों सेकंड चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का दैट इज सॉल्यूशन, ओके। सॉल्यूशन के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग कर लेते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं हेनरीज लॉ से। ये देखो दोस्तों हेनरी लॉ का प्रॉब्लम, ओके। नाउ हियर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी क्या दोस्तों KH, किसके लिए CH3Br के लिए 0.159 मोल पर डीएम क्यूब पर बार एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटी यानी क्या S फाइंड करना है इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164 बार। 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था, और कब आया था देखो मार्च 2022 को आया था, मार्च 2024 को आया था, 2 बार ये क्वेश्चन आया था सेम, इनफैक्ट सॉल्व ही है। जस्ट KH की वैल्यू P की वैल्यू है, S फाइंड आउट करना है, जब S इज इक्वल टू KH इंटू P, राइट, ओके। तो KH की वैल्यू कितनी 0.159, P 0.164, लॉग ले लेना है दोनों का, राइट, लॉग ऑफ 0.159 बार 1.0 है, इसीलिए 0 पॉइंट है तो इसलिए बार 1.2014 एंड ये 0.164 तो बार 1.2148, ठीक है। दोनों का एडिशन कर दो तो आपका आ जाता है बार 2.4126, तो पॉइंट बार है इसलिए मैंने पहले ही 0.0 डाल दिया, ये बार 2 है तो यहाँ पे पहले ही 0.0 प्लेस कर दिया। देन 0.41 का 62 एंटीलॉग देखा दैट इज 2607, एस का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। तो गाइज ये यहाँ पे हमारा ये भी एक हेनरी लॉ का प्रॉब्लम, मोल पर डीएम क्यूब, ओके। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि दो बार आया है सॉल्यूशन से। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो बच्चों जनरली मोलार मास फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा टीवी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो दोस्तों यहाँ पे द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज गिवन, कितना है 77.06,
अ सॉल्यूशन ऑफ अ 50 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दे दिया है इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट। तो सॉल्यूट का मास है इथाइल एसीटेट यानी सॉल्वेंट हो जाएगा दोस्तों, that boils at 84.27 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन बॉइल्स हो रहा है 84.27 डिग्री सेल्सियस पे। इवेलुएट द मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलार मास फाइंड आउट करना है। इफ केबी की वैल्यू दे दी है दैट इज 2.77 केल्विन केजी मोल इनवर्स। कब आया था 2 मार्क के लिए? जुलाई 2022 में, जुलाई 2023 में। ओके, 2 बार ये क्वेश्चन आया था। देखो तो पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। डेल्टा टीबी दैट इज 77.06। डेल्टा टीबी कैसे आ गया? डेल्टा टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, ये देख लो बच्चों, अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट यहाँ पे सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट है एंड 150 ग्राम इथाइल एसीटेट। तो जिसका मास ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल एसीटेट इज गिवन, नो, तो दैट इज अ सॉल्वेंट ओवर देयर, राइट। तो फिर वो कितना है? 77.06। ओके, उसको 273.15 से करके हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, राइट। W2 50 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, W1 150 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, देन टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये 84.27 जो कि ऐड कर लेंगे 273.15 से, तो वो केल्विन में आएगा 357.42। केबी की वैल्यू है 2.77 एंड M2 है, M2 वो फाइंड करना है। अब बच्चों M2 के लिए फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपन डेल्टा टीबी इंटू W1। बट देखो दोस्तों यहाँ पे ये डेल्टा टीबी है, ये वैल्यू तो दी ही नहीं है। ओके, डेल्टा टीबी के प्लेस पे क्या है अपने पास वैल्यू? एक तो है टीबी एंड टी नॉट बी। तो टीबी एंड टी नॉट बी देखो ये फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, तो वैल्यू आ जाती है 7.21। फिर फॉर्मूला लिख दो, दैट इज M2 1000 इंटू केबी इंटू W2 अपन डेल्टा टीबी इंटू W1। वैल्यू प्लेस कर दो, 1000 केबी 2.77, W2 50, डेल्टा टीबी जो फाइंड किया 7.21, W1 150। कैलकुलेशन करके बच्चों हमारा ये फाइनल विद द लॉग ओनली, आई हैव डन द कैलकुलेशन। यहाँ पे लॉग से ही तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझने के लिए, आप भी उसी से तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आंसर 128.0 ग्राम पर मोल। तो ये 2 मार्क का सम अगेन, यहाँ पे डेल्टा टीबी फाइंड करने के लिए भी आधा मार्क का वेटेज मिल जाएगा दोस्तों। फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे आधा मार्क, वैल्यू प्लेस करेंगे आधा मार्क, फाइनल आंसर विद यूनिट, यहाँ पे आधा मार्क का वेटेज मिलेगा। ओके, एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है सॉल्यूशन से। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। ओके, जनरली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ही पूछते हैं, बट इस बार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी क्या दोस्तों? दैट इज X2। ठीक है, if the vapor pressure of a pure benzene at certain temperature is 640 mm and vapor pressure of solution, बेंजीन है, vapor pressure of benzene and vapor pressure of solution, बेंजीन यानी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, ऑलरेडी सॉल्यूशन तो है, राइट। तो सॉल्वेंट P01 640, ये बेंजीन का मूला वेपर प्रेशर एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज 600। डेफिनेटली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट थोड़ा सा हायर होता है कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 640, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600। आपको X2 फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों? देखो ये है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी सॉरी डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू X2, ये फॉर्मूला है। ओके, डेल्टा P मतलब क्या? P01 माइनस P01 माइनस P1। तो ये लिख दिया हमने P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। तो फिर सिंपली X2 इज इक्वल टू यही X2 ही फाइंड आउट तो करना है ना हमें, यही तो फाइंड आउट करना है। P01 माइनस P1 अपॉन P01, P01 यानी क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। 640 माइनस 600 डिवाइड बाय 640 यानी 40 अपॉन 640 विद द लॉग, ये आंसर है 0.06250। देखो दोस्तों, तो इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो पहले गिवन क्वांटिटी अच्छे से लिखो, क्या पूछा है ये समझ लो एंड देन यू विल गो अहेड। आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो हमने कर दी है। अब देखो ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया डेल्टा टीबी वाला, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके प्लेस पे शायद से आपको प्रॉब्लम आ जाए कौन सा? दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सेम फॉर्मूला है फ्रीजिंग पॉइंट का, यहाँ पे डेल्टा TF आ जाएगा, यहाँ पे KF आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ओनली द डिफरेंस। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिलेटेड फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया में दोस्तों का क्या है इंपॉर्टेंट? पीएच वाले सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पीएच वाले सम ही है। यस, द फर्स्ट कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है एंड नॉर्मल पीएच फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल सॉल्यूशन जो भी कोई होगा एसिड और बेस, उसके लिए पीएच का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंपोज ऑफ 0.01 मोलर वीक बेस POH
एंड 0.02 मोलार ऑफ इट्स सॉल्ट, सॉल्ट दे दिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, बेस है और उसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, यहाँ पे केबी की वैल्यू भी दे दी है। 3 मार्क के लिए पूछा था, कब, मार्च 2022 में ये सम पूछा था दोस्तों। तो बहुत हेल्पफुल करेगा शायद से ये वीडियो, जहाँ पे आप ये इतने प्रॉब्लम भी कर लेंगे तो आपको एग्जाम में शायद से जो अराउंड 13 to 15 मार्क के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये इसी टाइप के प्रॉब्लम इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BA लिख दिया, केबी की वैल्यू लिख दी। ओके, फॉर्मूला क्या है, POH, कोई भी बफर सॉल्यूशन का POH फाइंड आउट करना है या फिर pH फाइंड आउट करना है तो ये है POH इज इक्वल टू PKB प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या फिर बेस। यहाँ पे POH है तो एसिड बेस आ जाएगा ये, बट उससे पहले PKB भी फाइंड करना होता है दोस्तों। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, PKB इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ केबी। केबी की वैल्यू दी है माइनस log टू द बेस 10 ऑफ केबी 1.5 into 10⁻⁵ ये आ गया वैल्यू पीकेबी का, वही वैल्यू पीकेबी यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये वैल्यू आ गया पीएच का। एक चीज यहाँ पे पूछी थी, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.01 मोलर वीक बेस। अब देखो पीओएच है, सॉरी पीएच फाइंड आउट करने के लिए बोला है, और बफर सॉल्यूशन यानी ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का तो पीओएच ही फाइंड हो सकता है, राइट, क्योंकि पीकेबी की भी वैल्यू दी है तो उससे तो पीओएच ही फाइंड होगा। तो पीएच कैसे होगा, तो रिलेशन यूज करना है पीएच एंड पीओएच, दैट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो देखो दोस्तों, ये 1 मार्क, यहाँ पे 1 मार्क और ये 1 मार्क, ऐसे करके टोटल 3 मार्क का ये प्रॉब्लम पूछा गया है। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो ये पीएच फाइनली आ गया 8.925। एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, the pH of a solution is 3.25, pH दे दिया है नॉर्मल सॉल्यूशन। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, यानी H3O प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, कब आया है, जुलाई 2022 में। ओके, तो pH दे दिया है, गिवन वैल्यू 3.12 और आपको POH क्या फाइंड करना है, H3O प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो दोस्तों, उसका सोल्यूशन है, pH का फॉर्मूला क्या है, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस यानी माइनस pH हो जाएगा। ये देखो माइनस वैल्यू 3.12, ओके, इसको स्प्लिट कर दो, 3.12 को स्प्लिट करना है हमें। स्प्लिट करना मतलब कैसे, देखो मैंने सिंपली ये 3.12 यानी ये -3 माइनस 0.12 यानी ये बच्चों वही है, दैट इज -3.12। अंडरस्टूड, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तो कैसे लिखा, -3 माइनस 0.12, -3 माइनस 0.12। अंडरस्टूड, प्लस उसमें +1 -1 मेथड ऐड करनी है, दैट इज +1 -1। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये देख लो, ये -3 और ये -1 को एक ब्रैकेट में लेके आएंगे, -3 -1 ये ले लिया, -3 -1, ये प्लस साइन हमारा, दिस इज 1 माइनस 0.12, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिस इज 1 और ये माइनस 0.12, बार वापस देख लेना एक बार, 1 माइनस 0.12, ओके, ये हो गया। अब -3 -1 दैट इज -4, अंडरस्टूड। अब 1 में से 0.12 माइनस कर लो तो बचा कितना, दैट इज प्लस 0.88। इसका मतलब ये है -4 यानी बार 4, बार 4.88, बार 4.88, ओके। चलो अब ये log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। अब यहाँ पे मुझे ये log को हटाना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं देखूंगा एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका देखूंगा, बार 4.88 का, ठीक है, बार 4.88 का। अंडरस्टूड, तो फिर मैंने बार 4 यानी रेस्ट टू पावर -4 लिख दिया, 0.88 का एंटी लॉग देखा तो 77586 आ गया, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया, दैट इज 7.56 into 10⁻⁴। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बार 4 है तो 0.0007586 मोलार, ऐसे भी लिखो, ओके, या फिर जो मैंने इनिशियली लिखा है इस तरह से लिखो, वन एट द सेम थिंग ओनली। तो ये हो गया पीएच नॉर्मल सॉल्यूशन का, एंड जो अर्लियर था वो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन था दोस्तों। चलो नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आपको WMAX वाले प्रॉब्लम आते हैं, ओके। ये देखो WMAX वाला प्रॉब्लम आ गया था, कब आया था ये ईयर पर्टिकुलर लिखा नहीं है, ओके, चलो दैट ईयर इज नॉट परफेक्टली रिटन ओवर हियर, ओके, एंड द प्रॉब्लम भी एक्चुअली परफेक्टली है नहीं, बट गिवन वैल्यूज है तो उस हिसाब से ही यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं शायद से थोड़ा सा वहां पे फोटो पिक लेने के लिए थोड़ी सी गड़बड़ कर ली मैंने, बट देखो यहाँ पे गिवन वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स है, देन वॉल्यूम V1 20 लीटर, V2 30 लीटर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, गैस कांस्टेंट 8.314, राइट। तो ये सारी वैल्यूज दी है, हमें WMAX फाइंड आउट करना है, ठीक है, WMAX। अब जब WMAX होगा तो वहां पे एक वर्ड लिखा होगा, कैलकुलेट द WMAX ऑफ आइसोथर्मल
एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बच्चों ध्यान में देना ये वर्ड, ठीक है। आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल होगा तो वो डब्ल्यू मैक्स रे, डब्ल्यू मैक्स यानी मैक्सिमम वर्क। तो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या है, -2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस ऑफ V2 बाई V1, ठीक है। यहाँ पे -2.303 तो हो गया ये, ओके। अब यहाँ पे N2R 8.314 टेम्परेचर 300 लॉग टू द बेस ऑफ V2 बाई V1, यहाँ पे फॉर्मूले में ही लॉग है, ध्यान में रखना दोस्तों, ओके। 30/20 यानी लॉग ऑफ दैट इज 1.5 आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 1.5 पहले देखना पड़ेगा, पहले लॉग मैंने देख लिया दैट इज 0.151761 ये आ गया। फिर ये सारी वैल्यूज का मैंने लॉग देखा, देखो लॉग 2.303 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग 300 प्लस लॉग 0.1761, सब वैल्यू का लॉग देख लिया। देन आई हैव एडेड, सारी वैल्यू ये ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा। ये माइनस साइन तो उसी फॉर्मूले में ही वही रहेगा, 3.3059, 0.30 का 59 लॉग देख लो, एंटी लॉग देखो तो कितना आ जाएगा 2022। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 3 है, तो 3 + 1 = 4, यानी यहाँ पे कहीं पे पॉइंट देना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी 4 डिजिट है, अंडरस्टूड। और ये आ जाएगा यूनिट जूल में, ठीक है। तो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूले इस तरह से ये प्रॉब्लम होगा मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है दोस्तों। ये एक और है दैट इज बेस्ड ऑन हेज लॉ, ये हेज लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला है, ये हेज लॉ यहाँ पे लिख देता हूं, चाहिए तो आपके लिए हेज लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जहां पे आपको इक्वेशन दिया जाएगा, देखो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो सिंपली एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे लिख देते हैं। बट आपको देखना है प्रॉब्लम कौन सा है एग्जैक्टली। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्च कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आया था, और वो जुलाई 2022 में क्वेश्चन आया था, देखो दोस्तों, ओके। देखो इक्वेशन दिया है मिथेनॉल प्लस 3O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, C प्लस O2 गिव्स CO2, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, और सबकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दी है, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। बट देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, मिथेनॉल जो फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल है उसका रिएक्शन ही नहीं दिया, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमने पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा क्या, कि C प्लस 2 H2 प्लस हाफ O2 गिव्स CH3OH। सिंपली मैंने प्रोडक्ट पहले CH3OH लिख दिया, एक कार्बन लगेगा तो इसलिए कार्बन इन सॉलिड स्टेट, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 2H2, एक ऑक्सीजन है तो हाफ O2 कर दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम तो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हाफ O2, ये मेरे लिए बन गया रिएक्शन। अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, मुझे सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाना है यहाँ पे, ओके। लेफ्ट टू राइट कैसे करेंगे, कि देखना है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये इक्वेशन दिया नहीं था, राइट, तो हमने लिखा विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। कभी कभार वो दिया होगा, ओके, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको, तो वहां पे दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हमें वही रिएक्वेशन देख के आगे फिर फॉलो करना। बट अभी यहाँ पे कार्बन है, तो ऐसा इक्वेशन देखो जहां पे कार्बन हो, ठीक है। तो कहां पे मिल रहा है मुझे, ये सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है कार्बन, और कितने कार्बन है यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन में, 1 कार्बन, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो मैं सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करने वाला हूं। देखो मैंने ऐड इक्वेशन नंबर 2 ऐसा लिखा, राइट, ओके, वो आपको बाद में समझ में ही आ जाएगा। अब दूसरा जो सब्सटेंस है वो क्या है, 2H2। अब मुझे ऐसा इक्वेशन देखना पड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन गैस है, राइट, और वो भी कौन से साइड में, रिएक्टेंट साइड में। कहां पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, वन, ये यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे H2। बट प्रॉब्लम ये है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2H2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 ही मोल है, तो मैं पूरे इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। ये देखो मैंने क्या किया, ओके, इक्वेशन 2, ये देखो यहाँ पे लिखा इक्वेशन 3 × 2, ठीक है, इक्वेशन 3 × 2, ये हमारा 3 इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H2, तो 2H2 प्लस हाफ इंटू 2 दैट इज 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये O2 आ गया, ये देखो O2 प्लस गिव्स 2H2, ये 2H2, और ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको भी 3 फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, -286 × 2 दैट इज -572 किलोजूल। ये कर लिया मैंने, समझ में आया। अब मुझे ऑक्सीजन जनरली बैलेंस हो जाता है, तो उसको आप कंसिडर मत करो फिलहाल। यू गो फॉर दिस वन, प्रोडक्ट क्या है, CH3OH, तो मिथेनॉल चाहिए मुझे रिएक्शन में, कौन से तरफ चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ, तो मुझे रिएक्शन देखना है कि कहां पे मिथेनॉल है। मिथेनॉल मुझे मिल रहा है पहले रिएक्शन में, बट प्रॉब्लम यह है कि वो रिएक्टेंट है,
यहाँ पे वो प्रोडक्ट है, तो अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो रिवर्स इक्वेशन 1, देखो रिवर्स इक्वेशन 1 बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं, सारी चीजें वहीं पे दी होती है, थोड़ा सा यूज करना है दिमाग अपना और हमें फाइनल आंसर मिल जाता है यहाँ पे। ये सबसे एक्चुअली इजीएस्ट प्रॉब्लम है हेज लॉ का, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं याद रखना, जो सारी चीजें दी है उसी में थोड़े से चेंजेस करने हैं और फाइनल आंसर मिल जाता है दोस्तों। अब क्या किया मैंने, इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दिया, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट। तो देखो CH3OH प्लस 3/2O2 ये लिख दिया यहाँ पे प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट CO2 प्लस 2H2O ये लिखा यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट CO2 प्लस 2H2O। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, क्योंकि मैंने 2 को इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, और ये इक्वेशन नंबर 5। अब मेरे लिए इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बताया, ये देखो, एक तो थर्ड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि सेम मैं लेने वाला हूं, कार्बन एक है इसीलिए इक्वेशन ये 4 जो मैंने चेंज किया वो, और इक्वेशन 5। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, 2, 4 एंड 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 5। यहाँ पे क्या किया मैंने, सिमिलर कंपाउंड को कैंसिल कर दिया, ये देखो ये CO2 कैंसिल हो गया, 2H2O कैंसिल हो गया, और क्या बचा है O प्लस O यानी 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है 3/2 यानी क्या दोस्तों 3/2 यानी 1.5, 3/2 मतलब क्या, वो 1.5 होता है, राइट। ओके, तो 2 माइनस 1.5 तो कितना बचा, हाफ। तो मैं प्रोडक्ट साइड से 3/2O2 को कैंसिल कर रहा हूं, तो ओवरऑल कितना लिखूंगा, ये कार्बन लिख दिया मैंने, 2H2O लिख दिया, ये देखो ये कार्बन यहाँ पे लिख दिया, ये 2H2O यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2 में से 1.5 गया तो बचा क्या 1.5 O2, ये हो गया। क्या मिला मुझे लास्ट में, CH3OH। देखो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, देखो ये वाला सेम है जो मुझे यहाँ पे फाइनली मिला, दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके ये वाला, एंड दिस इज आई गॉट ओवर हियर, ये देखो ये और ये इक्वेशन सेम है, अंडरस्टूड। अब जो भी वैल्यूज है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस विल बी माइनस, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाता है, देखो डेल्टा एच का। ओके तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने डेल्टा एच फाइंड आउट कर लिया। देखो कितना आसान है, सारी चीजें वहीं पे दी है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना है एंड देन इक्वेशन को ऐड कर दो, यू विल बी गेटिंग डेल्टा एच ओवर हियर। दिस इज हेज लॉ दोस्तों, बहुत आसान है। नाउ नेक्स्ट, the 3 moles of an ideal gas expand isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at a constant external pressure, ठीक है, ये constant external pressure कहा है यहाँ पे, of 1 bar, estimate the amount of work। अब देखो मैंने जो प्रीवियस ये दिया था प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा, कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पे आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्सपांशन ऑफ अ गैस तो हो रहा है, अगेंस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस तो है, बट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल प्रेशर है, रिवर्सिबल प्रोसेस है नहीं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये दोस्तों, राइट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसीलिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो है ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा वी, W इज इक्वल टू माइनस PEX2 इंटू डेल्टा वी, समझ में आ रहा है। ओके तो एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 बार ये है, V2 माइनस V1 20 माइनस 15, तो ये माइनस 0.6.0 डीएम क्यूब बार। इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो W की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो दोस्तों, दिस इज आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसीलिए W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, और वो पिछले वाला था आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दिया है, of combustion of methane, okay, standard enthalpy of formation of methane, carbon dioxide and water are given over there। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया है, कोई इक्वेशन नहीं दिया था, तो इसलिए डेल्टा एच ऑफ मीथेन, डेल्टा एच ऑफ CO2, डेल्टा एच ऑफ H2O सारे वैल्यूज प्लेस कर दिए। अब ये रिएक्शन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। देखो मीथेन का कंबशन, तो ये मीथेन उसका कंबशन यानी O2 के साथ रिएक्ट हो रहा है, वो क्या फॉर्म कर रहा है CO2 एंड H2O, कोई भी कंपोनेंट फॉर्म होगा वो CO2 और H2O फॉर्म होगा, और उसका डेल्टा एच फॉर्म करना है। ये डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, तो देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, यानी CO2 डेल्टा एच ऑफ H2O, 2 मोल्स H2O लेना है क्योंकि 2H2O है इसीलिए, माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा है 1 मोल ऑफ CH4 एंड 2 मोल्स ऑफ O2, तो डेल्टा एच ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ H2O, डेल्टा एच ऑफ O2 ओनली, राइट। सारे वैल्यूज प्लेस करने, ये सिंपल, यहाँ पे लॉग ही नहीं यूज करना, सिंपल कैलकुलेशन है। CO2 की वैल्यू दी है वो ले लेना है,
2 इंटू H2O की वैल्यू दी है, ये देखो ये H2O की वैल्यू है वो ले लेना है, माइनस यहाँ पे CH4 की वैल्यू ये दैट इज -78.4 एंड 2 इंटू देखो O2 की वैल्यू दी नहीं होगी, O2 की डेल्टा H दिया नहीं होगा तो वो जीरो लेना है एवरी टाइम। ओके, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये यहां से माइनस माइनस विल बी प्लस। ओके, फाइनली ये देखो ये आ जाएगा माइनस साइन है ना, 965.1 माइनस -74.1, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और फाइनली यूनिट तो सॉरी यूनिट तो किलो जूल पर मोल है बट साइन रहेगा नेगेटिव ओनली। तो सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो इस तरह से आपको डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों ये देखो पहला तो है दैट इज आपने थियरी देखा होगा, सेशन देखा होगा जहां पर रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, वो प्रॉब्लम कंडक्टिविटी कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी। देखो मोलार कंडक्टिविटी यानी लैम्बडा फॉर द 0.5 मोलार सॉल्यूशन, ठीक है 0.5 मोलार BaCl2 सॉल्यूशन, BaCl2 सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन 0.5, कंडक्टिविटी दी है 0.0, कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन इज 0.0 मोलार। फॉर्मूला देख लो 1000 इंटू K डिवाइडेड बाई C, 1000 इंटू K 0.01 डिवाइड बाई C 0.5, कैलकुलेट कर लो। ये देखो 100 डिवाइड बाई 5 तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा ये, दिस इज 20, ये 20 है यहाँ पे, ठीक है ये आंसर 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोलार कंडक्टिविटी के रिलेटेड फॉर्मूला ये है दैट इज गिव्स एनर्जी एंड दिस वन सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट द गिव्स एनर्जी दे दी है ओके ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, यहाँ पे E नॉट ऑफ CD, E नॉट ऑफ SN दे दिया है राइट। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला देखो बच्चों, फॉर्मूला तो ये है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, जहां पे N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रेडॉक्स रिएक्शन, F फैराडेज कांस्टेंट, E नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल, बट वो तो दिया नहीं है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड इज गिवन। तो ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड यहाँ पे कौन सा है टीन, एनोड कौन सा है कैडमियम, दोनों की वैल्यू ले ली, E नॉट सेल फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद फिर N2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे पता चला ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कैडमियम है, कैडमियम को फॉर्म कर रहा है CD2 प्लस साइंस, तो CD फॉर्म्स CD2 प्लस साइंस आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। और यहाँ पे SN है, ये देखो ये SN2 प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट फॉर्म्स दी SN इन अ सॉलिड स्टेट। समझ में आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए N इज इक्वल टू 2 ओवर हियर, F 96500 E नॉट सेल 0.267, कैलकुलेशन यहाँ पे आपके सामने है, डेल्टा G की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग डेल्टा G ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑल वन मोर, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ के रिलेटेड है, जहां पे W इज इक्वल टू I इंटू T इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय 96500। यहाँ पे एक सेल दिया है जिसकी I की वैल्यू 5 एम्पियर, ये देखो 5 एम्पियर, टेम्परेचर सॉरी टेम्परेचर नहीं यहाँ पे टाइम है दैट इज 600 सेकेंड राइट, मोलार मास इज गिवन 63.5। पहले तो हमें मोल रेशो फाइंड आउट करना होता है, मोल रेशो चाहिए ना यहाँ पे, मोल रेशो कैसे, जो भी रिडक्शन रिएक्शन है कैलकुलेट द मास ऑफ अ कॉपर मेटल का रिडक्शन रिएक्शन लिखना, मतलब Cu2 प्लस साइंस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर फॉर्म करेगा। ये 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल्स, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी मोल रेशो आ गया 0.5, ठीक है कितना आ गया मोल रेशो 0.5। ये हमें फाइंड करना होगा एवरी टाइम, वो हर एक आयन के लिए डिफरेंट रहेगा, फिर वैल्यू प्लेस करनी है एंड देन फाइनल कैलकुलेशन, सो W यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों राइट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा फैराडेज फर्स्ट लॉ। लास्ट जो चैप्टर है हमारा दोस्तों दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में देखो तो पहला तो है दैट इज शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9% completion of a first order reaction in 3 times the time required for the 90% completion। ये जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये कौन से रिलेटेड फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो प्रॉब्लम है ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, K is equal to 2.3033 log to the base of A0 by AT। ओके, अब यहाँ पे वही फॉर्मूले फॉर द फर्स्ट टाइम, T is equal to T 90% ले लिया ओके तो 90% ले लिया, तो फिर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100, 80 यानी अनरिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन 100 माइनस 90 दैट इज 10, तो फिर ये 10 100 डिवाइड बाय 10 दैट विल बी
10 ओनली। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 10, तो log ऑफ 10 देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 2.303 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू के, या फिर T90 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के। तो ये मुझे मिल गया ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है। सिमिलरली फॉर द सेकंड 99.9% के लिए, तो 99 100 माइनस 99.9 0.1, इसको डिवाइड कर लो तो ये फाइनली इक्वेशन मुझे मिल जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन, दिस इज T 99.9 is equal to 2.303 into 3000 divided by k. Equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we write T99 is equal to 3 times, T99 is equal to 3 times, क्योंकि ये देखो 2.303 ये k कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो T99.9 is equal to 3 into T90, अंडरस्टूड। तो इस तरह से, एंड देन फाइनल फॉर्मूला है ये फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे दिया है जहां पे हमें B इज डबल एट कांस्टेंट concentration ऑफ A, रेट ऑफ द रिएक्शन इज आल्सो डबल। इफ द concentration of A is triple and concentration of B is double, rate of reaction is increased by factor 6, calculate the rate law equation। तो रेट लॉ हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन A ले दिया है, रेट जनरल रेट फाइंड आउट इमेजिन करेंगे, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू x, B रेज टू y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, तो डबल है मतलब 2 इंटू रेट कर लेना है, एंड B 2 इंटू B कंसंट्रेशन रेज टू y, ठीक है। तो फाइनल आपका इक्वेशन आ जाता है 1, दिस वन, दैट इज सेकंड वन। फिर कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, concentration of B is double and rate of reaction is increased by factor 6, तो 6 into rate is equal to K into constant 3A raised to A, क्योंकि concentration of A is triple तो 3A ले लिया, concentration of B is double तो 2B ले लिया raised to power B। सिंपली इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे इक्वेशन 3 मिल गया। अब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर लिया, ये 2 को 1 से डिवाइड कर लिया, ये 2 से 1 को डिवाइड कर लिया, तो मुझे y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, दैट इज 1। इक्वेशन 3 जो मिला ये, इसको भी 1 से डिवाइड कर लिया, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 1, तो मुझे y की x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है 1। एक बार ये x और y की वैल्यू मिल गई तो ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें x और y, तो रेट इज इक्वल टू k इनटू A कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू x की वैल्यू क्या है 1, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू 1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू y की वैल्यू कितनी है 1, तो B रेज टू 1, तो हमारा ये न्यू रेट लॉ है, दिस वन इज अवर न्यू रेट लॉ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया था मार्च 2024 में। देखो दोस्तों, तो सारे टाइप के न्यूमेरिकल ऑफ ईच चैप्टर जो कि पिछले साल पूछे थे और जो आए हैं ये सारे हमने किए हैं दोस्तों यहाँ पे। होपफुली ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे और यही न्यूमेरिकल करके जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा शायद से, और आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होपफुली ये वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में एक और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।